हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वीर और आज मैं बना रहा हूँ वन शॉट वीडियो ऑन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस वीडियो को जो भी बच्चा देख रहा है, अगर वो क्लास 10th में है तो उसके लिए वीडियो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी जो भी सीबीएसई के एग्ज़ाम में आ सकता है, आपके किसी भी टेस्ट में आ सकता है, स्कूल के किसी भी वाइवा में आ सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे क्वेश्चंस इस वन शॉट में डिस्कस किए गए हैं। ऐसा वन शॉट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट हैं, बट इस वन शॉट में सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्लियर की गई हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि इस वन शॉट में कैसे मैं आप लोगों को इस चैप्टर का 0 to 100 कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ और आपके पूरे 100% मार्क्स आएँ उस क्लास में। तो देखिए क्या करते हैं। पहले तो इसमें केवल और केवल एनसीईआरटी नहीं, बियॉन्ड आर डी शर्मा लेवल, इवन आर डी शर्मा का लेवल को भी पार कर देंगे। नेक्स्ट, फंडामेंटल ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ाऊंगा। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिसको नहीं पता है वो भी सीख जाएगा। दूसरा, ग्राफिकल मेथड, आप लोगों को ग्राफिकल मेथड भी एग्जाम में आ सकता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। इसके बाद एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस, एल्जेब्रिक मेथड जो हमारा पहला मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बारे में बताऊंगा कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल x + y = 5 है और 2x - y = 4 है। हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले y की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। जैसे ही हम y की वैल्यू लिखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 - x और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में और सॉल्व करने के आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। क्या है एलिमिनेशन मेथड? उसमें आपको कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ते हैं एक वेरिएबल के। जैसे ही आप कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, आप ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उस वेरिएबल को गायब कर सकते हैं। जैसे ही वो वेरिएबल गायब होगा, एक ही वेरिएबल बचेगा और आप आराम से सॉल्व कर पाओगे इक्वेशन को। ठीक है? ये कब यूज करनी है? जब कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल कोफिशिएंट्स होते हैं। जब आगे पे कोफिशिएंट्स किसी का 3x है, किसी का 2x है, तो अगर अनइक्वल है तब आपको ये फंडा इस्तेमाल करना है। जैसे आपको इसमें दिख रहा है ना 3x और इसमें दिख रहा है 2x, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे और फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी, मतलब कंसिस्टेंट होगी इक्वेशन की नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में जरूर आता है, तो आप ध्यान रखो। अगर कोई भी दो इक्वेशंस हैं, ये वाली और ये वाली, और आपको इन दोनों इक्वेशंस के बारे में पता करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, तो कैसे पता लगाएंगे? तो उसको पता लगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस रेशो निकालना है A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का। अगर ये सारे के सारे रेशो में से ये शुरू वाला 2 रेशो बराबर नहीं हुए तो हम कह देते हैं लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर ये सारे के सारे बराबर तो हो गए, ये सारे के सारे बराबर हो गए, बट ये लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ, ये दोनों तो बराबर हो गए बट लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में पैरेलल लाइंस हो जाती हैं और नो सॉल्यूशन मिलता है, नो सॉल्यूशन मिलता है। इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट कहा जाता है जब सारी की सारी चीज़ें बराबर हो जाएं, जब ये वाला भी आपका C1/C2 जो है वो बराबर हो जाए B1/B2 के और A1/A2 के। ये तीनों चीज़ें अगर बराबर हो गई तो लाइन को इंसिडेंट हो जाती है, मतलब एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन जारी होती है, तो ये को इंसिडेंट लाइन हो जाती है। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। बिना इक्वेशंस को सॉल्व करें हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में पता लगा सकते हैं खाली इन रेशियोज की हेल्प से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चन में हाई वेटेज रखती है। जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, या केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो इसी से आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे कि एज प्रॉब्लम आ सकती है, बोलेगा 5 ईयर्स अगो, तो 5 ईयर्स अगो बोलेगा तो पुरानी जो एज होगी उसमें से x - 5 कर देंगे। ठीक है, और बोलेगा 5 ईयर हैंस, तो आगे 5 ईयर, तो x + 5 ईयर्स हो जाएगा। मतलब पीछे की एज के बारे में अगर लेट करना है तो माइनस कर देंगे और फ्रंट फ्यूचर की एज के बारे में लेट करना है तो प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के बारे में अगर बोला जाए कि भाई 2 डिजिट का नंबर पता लगाओ, तो हमेशा 2 डिजिट के नंबर को आप हमेशा 10x + y ही लेट करना।
ठीक है, लेट हमेशा 10x प्लस वाई ही करना। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो मैं 23 बोलूँ नंबर, तो 23 क्या होता है 20 प्लस 3, तो इसका मतलब क्या है 2 इंटू 10 प्लस 3, तो हमेशा 10 का मल्टीपल होता है 10 डिजिट के साथ, इसीलिए लेट करते टाइम 10x प्लस वाई लेना, और जब रिवर्स बोले डिजिट को रिवर्स कर दिया तो 10y प्लस x हो जाएगा रिवर्स डिजिट। ठीक है, याद रखना ये चीज़, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बच्चों, ये आपको हर वीडियोज़ में नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखें, ये सारी चीजें नोट कर लें पेन से, और एग्जाम में यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। What? नेक्स्ट देखो, मनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसमें नोट के बारे में बोला जाए या सिक्कों के बारे में बोला जाए। ठीक है, उसमें आपको क्या करने हैं, इक्वेशन बनाते टाइम उसमें आपको जितने रुपए का डिनोमिनेशन का नोट है उससे आपको मल्टीप्लाई, जैसे 5 रुपए का नोट है या 5 रुपए का सिक्का है तो 5 टाइम्स एक्स करना पड़ेगा, बट 50 रुपए का नोट है तो 50 टाइम्स एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम, वर्क और टाइम की प्रॉब्लम में हमेशा ये दिख रहा है 1/a 1/b, हमेशा 1/x या 1/y लेना। ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर में लेना वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम में। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड की प्रॉब्लम मैं कराऊंगा बोट वाली। उसमें क्या होता है कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो जो पानी की स्पीड है वो ऐड हो जाती है, बट जब आप नीचे की तरफ आते हो तो पानी की स्पीड माइनस हो जाती है। वाई इज द वाटर स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, जो ये स्ट्रीम वर्ड यूज किया गया ना, स्ट्रीम का मतलब है पानी की जो स्पीड है। ठीक है, वो हमें प्लस या माइनस करनी पड़ती है। ट्रेन की रिलेटिव स्पीड के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, मतलब कि ट्रेन अगर एक दूसरे के सामने की तरफ आ रही है, मतलब एक डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस होगा, एक ही डायरेक्शन में आ रही है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ट्रेन इधर आ रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है, दोनों ही एक डायरेक्शन में आ रही है तो रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, बट अगर एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है तो माइनस हो जाएगी, जो बड़ा वाला होगा उसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, और ज्योमेट्री लिंक्ड प्रॉब्लम, कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ट्राइंगल 180 डिग्री, ये सब कॉन्सेप्ट पे या कोऑर्डिनेट्स पे बेस्ड क्वेश्चन। मिक्सिंग प्रॉब्लम, मिक्सिंग क्वांटिटीज पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इतना आटा इतना चावल मिक्स किया तो कितना खाना बनेगा, इतना ये मिक्स किया इतना ये मिक्स किया तो किस रेशियो में बनेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, और फ्रैक्शंस के, रेशियोज के, और रियल लाइफ कुछ भी और बना के ऐसे दे सकता है आपको। ठीक है, बट होगा ऐसा ही। नेक्स्ट, एडवांस प्रॉब्लम, तो एडवांस प्रॉब्लम्स में क्या क्या आएंगी, कंसिस्टेंसी, प्रूव दैट ए सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा कैसे पता लगाना। पैरीमीटर बेस्ड प्रॉब्लम्स, मतलब जो बाउंड्री होती है उससे रिलेटेड। ठीक है, रिड्यूसेबल इक्वेशंस, मतलब अगर डिनोमिनेटर में x है या y है इसको कैसे सॉल्व करना है, या डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है x प्लस y है इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मिसिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट अगर गायब है तो कैसे सॉल्व करना है। ओके, अगर एक पॉइंट दोनों लाइन पे लाई करता है तो कैसे प्रूव करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टिप्स क्या दे रहे हैं भाई, प्रैक्टिस वैरायटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस, चेक कंसिस्टेंसी फर्स्ट। कंसिस्टेंसी पहले, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने पहले कंसिस्टेंसी चेक कर लो। अगर छोटा क्वेश्चन है तो सॉल्व मत करो, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करो। a1/a2 बराबर नहीं है क्या b1/b2 के, अगर बराबर नहीं है तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इसीलिए इसको चेक जरूर कर लें सॉल्व करने से पहले। ग्राफिकल इंट्यूशन, मतलब अपने दिमाग में सोचें कि ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, थोड़ा सा अपना आइडिया लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट, यूज मल्टीपल मेथड्स, हमेशा मल्टीपल मेथड्स यूज करें। ऐसा नहीं कि ग्राफ का क्वेश्चन आया तो आप बस ग्राफ में ही लग गए, अरे बाबा थोड़ा अगर टाइम है तो उसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करके चेक कर लो, या एलिमिनेशन से सॉल्व करके चेक कर लो, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सही भी है कि नहीं है, सही पॉइंट है कि नहीं है। पता चला आपके मार्क्स कट गए, आपने इतना बड़ा ग्राफ बनाया और आपने जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही गलत लिख दिया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट को दोबारा चेक कर लें। इंटरसेक्शन पॉइंट को, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है, इंटरसेक्शन पॉइंट को एल्जेब्रिक मेथड से भी चेक कर लें। एल्जेब्रिक मेथड मतलब सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन से भी चेक कर लें। ठीक है, प्रायोरिटाइज एल्जेब्रिक मेथड फॉर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, मतलब टाइम जरूर मैनेज करें, इसीलिए अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा फास्ट करें और एक्यूरेट करें प्रैक्टिस के द्वारा। चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, अब बहुत हो गई बातचीत, अब हम थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। भाई एग्जाम में आने तो क्वेश्चन ही है ना, तो देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। कंसिस्टेंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसा आएगा, कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो बताओ इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो कैसे पता चलेगा, पहले तो आप इसके कोफिशिएंट्स पता करो। कैसे पता करेंगे, इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से, a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब देखो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 1, क्योंकि यहाँ पे x के आगे क्या है 1। ऐसे ही यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या है 5, b1 की वैल्यू कितनी है -2। कोफिशिएंट हमेशा सिंबल के साथ लेना, भूलना मत सिंबल लेना, जैसे -10 तो खाली 10 मत लिख देना, माइनस का 10 जरूर लिखना। ठीक है, ऐसे ही c1
C1 में 8 आ जाएगा, C2 में 10 आ जाएगा। अब इनका रेशियो निकालो, इनका रेशियो मतलब 1/5 टू माइनस 2/-10, 8/10। तो आप देख रहे हो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 1/5 और ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 4/5। तो ये दोनों तो बराबर हो गए बट ये वाला बराबर नहीं हुआ। तो जिस भी कंडीशन में A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के पर बराबर ना हो C1/C2 के, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कमेंट में लिखिए गाइस, क्या कहते हैं इसको। फिर भी मैं बता देता हूं पॉज लेके, इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, और ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। तो चाहे आप नो सॉल्यूशन कहो, चाहे आप पैरेलल लाइंस कहो, चाहे आप इनकंसिस्टेंट कहो, बात तीनों सही है। तो कोई भी ऑप्शन हो इनमें से, तीनों ही ऑप्शन सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, सारा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, डोंट वरी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। तो देखो, अगर इसमें बोल रहा है कि के की वो वैल्यू पता लगाओ जिसमें इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन, तो हमें क्या करना है? फिर अगेन A1 लिखना है 4, A2 लिखना है 2, B1 लिखना है K, B2 लिखना है 2, C1 लिखना है 8, C2 लिखना है 2। तो सर पहले तो ये 8 इस साइड था, 2 इस साइड था। बेटे दोनों ही तरफ, कोई भी दोनों तरफ, बच्चों अगर दोनों तरफ चाहे 8 इधर हो, चाहे ये 8 इक्वल टू के इस साइड हो या इस साइड हो, डज नॉट मैटर। बट व्हाट मैटर इज, क्या मैटर करता है कि ये दोनों एक ही साइड होने चाहिए। C1 जो है, अगर C1 लेफ्ट साइड में है तो C2 भी लेफ्ट साइड में होना चाहिए इक्वल टू के, और अगर C1 लेफ्ट राइट साइड में है तो C2 भी राइट साइड में होना चाहिए। बस ये अपने दिमाग में रखना। चलो रेशियो निकालते हैं। 4/2 इज नॉट इक्वल टू K/2 बिकॉज वी वॉन्ट ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन में A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 से 2 काटा 2, K की मल्टीप्लाई इधर हो गई 4 इज नॉट इक्वल टू K, मतलब K की वैल्यू अगर 4 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। फॉर ऑल K not equal to 4, these equations have unique solution। unique solution मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो मिलना ही मिलना है, बस होना यही चाहिए कि K की वैल्यू 4 के बराबर ना हो। नेक्स्ट, अब इस सिचुएशन में देख रहे हो बड़ा सा भयंकर सी इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है? बहुत खतरनाक सी इक्वेशन बन गई है। इस सिचुएशन में क्या किया जाए? इस सिचुएशन में आपको कुछ लेट करना पड़ेगा जिससे कि ये इक्वेशन किस में बदल जाए? ये इक्वेशन बदल जाए लीनियर इक्वेशन में। तो लीनियर इक्वेशन में बदलने के लिए किसी भी इक्वेशन को आपको लेट करना पड़ता है। चलो लेट कर लेते हैं। क्या लेट करना पड़ेगा इसमें? कोई कमेंट में बताएगा गाइस? ओके, तो देखो हमें इसमें लेट करना पड़ेगा 1/x + y इज इक्वल्स टू लेट से p और 1/x - y इज इक्वल टू q। ठीक है, तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 5p - 2q इज इक्वल्स टू -1 एंड 15p + 7q इक्वल्स टू 10। तो सिंपल सी बात है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है अब, क्योंकि ये क्या बन गई है? ये बन गई है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 से, और इसके नीचे लिख देते हैं। क्या आ जाएगी? 15p - 6q इक्वल्स टू -3, और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट होंगे p वाला गायब। कितना बन जाएगा? 13q, और ये बन जाएगा 10 + 3 13। 13 से 13 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा q इक्वल्स टू 1। q अगर 1 आ गया है तो p की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे, 5p - 2q इक्वल्स टू -1 को। तो कितना आएगा? 5p - 2 × 1 इज इक्वल्स टू -1। तो कितना आ जाएगा? 5p इज इक्वल्स टू -1 + 2। तो p बराबर 1/5। तो p बराबर कितना आ गया? 1/5। q बराबर 1। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1/x + y बराबर था p, जो कि 1/5 के बराबर हो गया। तो सिंपली हम कह सकते हैं x + y की वैल्यू कितनी है? 5। ऐसे ही दूसरा है हमारा 1/x - y, इसकी वैल्यू आई है 1। 1 मतलब 1/1। इसका मतलब x - y बराबर है 1। दोनों को सॉल्व करोगे तो 2x = 6 आएगा, x = 3 हो जाएगा, और इस x = 3 को यहां पुट कर दोगे तो y = आ जाएगा 2। तो x और y की वैल्यू ऐसे निकाली जा सकती है। समझ में आ गया होगा? अगर आ गया है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन और हिट द सब्सक्राइब। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये तरह का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। क्यों? इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम ऐड कर लेते हैं दोनों को, क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे आप देखोगे, जैसे मैं लिख देता हूं एक बार, 152x माइनस 378y इक्वल्स टू -74 एंड माइनस 378x प्लस 158y इक्वल्स टू -604। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की इसमें, क्या कि ये जो पोर्शन है x का कोफिशिएंट वही y का कोफिशिएंट है, और जो कोफिशिएंट यहाँ पे x का है वही कोफिशिएंट यहाँ पे y का है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आपको यही फंडा इस्तेमाल करना है, एक बार इनको ऐड करना है, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे? चलो एक बार पहले ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये एक नेगेटिव का है, एक पॉजिटिव का है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप देखोगे कितना जाएगा, माइनस का 226x और यहाँ पे भी माइनस का 226y इज इक्वल्स टू माइनस का 678। और हम क्या करेंगे, नेगेटिव 226 से सबको डिवाइड कर देंगे। किससे? नेगेटिव 226 से। जैसे ही हम ये करेंगे सब पॉजिटिव में बदल जाएगा, हमारे को मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। सॉल्व करो, मिल जाएगा। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। बट अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखोगे आएगा 530x माइनस 530y इक्वल्स टू 530। करेक्ट? अब 530 से सबको डिवाइड कर दो, 530 से सबको डिवाइड कर दो, तो आप देखोगे 530 से डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है हम लोगों को? हम लोगों को मिल रहा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड कर लिया सपोज, तो क्या जाएगा, 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, इस चैप्टर में क्या है वर्ड प्रॉब्लम में, जैसे कि एक बेसिक वर्ड प्रॉब्लम कैसे पढ़ी जाती है, इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो मैं सिखाता हूं आप लोगों को। तो चलिए, रीना हैज पेन एंड पेंसिल्स विच टुगेदर आर 14 नंबर्स। If she has 5 more pencils and 5 less pens, then the number of pencils would become 4 times the number of pens. Find the original number of pen and pencil. जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी को हम लेट करते हैं। तो यहां पे भी आपको लेट कर देना है। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन equals to x and let the original number of pencils equals to y। आप लोगों ने लेट कर दिया। अब ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रीना हैज पेन एंड पेंसिल विच आर टुगेदर 14 नंबर्स, मतलब दोनों के दोनों मिला दें x और y तो 40 हो जाएगा। राइट गाइज? अब कह रहा है इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल्स, मतलब अगर उसके पास पेंसिल 5 ज्यादा हो जाए, एंड 5 लेस पेन्स, और 5 पेन कम हो जाए, मतलब कि पेंसिल्स बढ़ जाएं और पेन कम हो जाए। तो पेन कम हो गए, पेंसिल्स बढ़ गई, देन द नंबर ऑफ पेंसिल्स वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स। तो नंबर ऑफ पेंसिल जो है वो 4 टाइम्स हो जाएंगी नंबर ऑफ पेन के। ठीक है? तो समझ में आया इस इक्वेशंस को? इसमें कोई डाउट है तो बताओ अभी तक। अगर कमेंट कर सकते हो तो प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या डाउट है। चलें आगे बढ़े। तो देखो, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो पहले आपको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। यह आ जाएगा 4x माइनस 20 इक्वल्स टू y प्लस 5। और आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप y की वैल्यू निकालें और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 माइनस x। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें y की वैल्यू। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे y की वैल्यू तो आप देखोगे आएगा 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 40 माइनस x प्लस 5। ये x इस साइड भेजो, ये बन जाएगा 5x 45। ये कितना हो गया, 45। 20 इस साइड प्लस में आएगा तो प्लस का 20, x इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाय 5। 13 पंजे 65, x की वैल्यू आ गई 13। x 13 है तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 40 माइनस 13 विच इज 7 एंड 3 में से 1 गया तो 2। तो y इक्वल्स टू 27। होप ये तो क्लियर हो गया होगा कि पेंसिल और पेन कितने हैं। तो पेन है 13 और पेंसिल है 27। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हार्ड लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम। कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब कि पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर, उसके बाद हर डे के हिसाब से लगेगा। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days while Suzy paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charge for the each extra day. तो पता लगाना है हमें फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा डेज का चार्ज। तो जो भी पता लगाना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो इसमें भी लेट करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज जो है वो हो जाएगा x रुपीज, और जो उसका पर डे का चार्ज हो जाएगा लेट द एक्स्ट्रा
पर डे चार्ज इज इक्वल्स टू वाई, एक्स्ट्रा पर डे का चार्ज हो जाएगा वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सरिता के बारे में पढ़ लेते हैं। उसने 27 रुपीज़ पे किए, बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, 7 डेज तक बुक रखी है, तो 3 दिन का चार्ज तो उसका लगेगा बुक को एक्स के हिसाब से, और बाकी के जो दिन बच गए, कितने दिन बच गए, 4 दिन, वो लगेंगे वाई के हिसाब से, और टोटल पे किया उसने 27। तो ये तो हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में सूजी ने देखो 21 रुपीज़ पे करे 5 दिन के लिए, मतलब कि एक तो 3 दिन के उसने ऐसे पे करे, और बाकी के जो 2 दिन थे वो उसने वाई के हिसाब से पे करे, और उसका टोटल चार्ज लगा 21 रुपीज़। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे, सिंबल गायब हो जाएंगे उल्टे पुल्टे। 2y इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो जाएगा भाई, ये 6, तो y इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू जब 3 आ जाएगी तो आप देखोगे कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू 27 माइनस 4y, y मतलब 3, तो x इक्वल्स टू 27, 4 3 12, x इक्वल्स टू 15 रुपीज। तो इतना रुपए चार्ज लगेगा उसका फिक्स। दिस इज द फिक्स चार्ज एंड दिस इज द वेरिएबल चार्ज, ये बदलने वाला चार्ज है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं और टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आपके पास आ सकता है 2 डिजिट के रिगार्डिंग, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ट्राई करो। कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1000, 2 नंबर्स हैं x और y, उन दोनों को जोड़ा तो आया 1000। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, मतलब अगर x स्क्वायर में से y स्क्वायर को हटा दिया तो आएगा 256000। तो कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन थोड़ी है। अरे लीनियर बनाना है इसको, ये चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन है, कैसे बनाएंगे। मैंने आप लोगों को अपनी अदर लाइव में बताया है, मेरी लाइव डेली चलती है, उसमें मैंने बताया कि कभी भी एक फॉर्मूला दिखे आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमेशा वहां पे लगा दो a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, करेक्ट। जब भी ये फॉर्मूला दिखे इसको आंख बंद करके लगा दो, लिख लो इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में। तो ये फॉर्मूला जब यहाँ पे लगेगा तो क्या आएगा, x माइनस वाई या x प्लस वाई टाइम्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 256000। अब x प्लस वाई की वैल्यू तो यहाँ पे है ही पता, वो यहाँ पे डाल देते हैं। 1000 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 256000, और 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 256। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। दोनों को सॉल्व कर देते हैं, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे लिख दो x माइनस वाई इक्वल्स टू 256, दोनों को ऐड करो, 2x इक्वल्स टू 1256, x इक्वल्स टू 1256 डिवाइडेड बाई 2, आधा होता है 648। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकाल सकते हो 1000 में से माइनस करके, 1000 में से माइनस करके 648, कमेंट में बताना क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, ये y की वैल्यू आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गए, क्या बताना है इसमें, फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हेन 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर एंड 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/4, एंड व्हेन 6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इट बिकम्स 2/3, फाइंड द फ्रैक्शन। तो जब भी फ्रैक्शन फाइंड करना हो, लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y, फ्रैक्शन को हमने मान लिया x बाय y, x हमारा न्यूमरेटर, y हमारा डिनोमिनेटर। तो ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, y में 3 जोड़ लो, 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 2 न्यूमरेटर में से हटा लो, द फ्रैक्शन विल बिकम 1/4 बन जाएगा। दूसरी बात क्या कह रहा है भाई, दूसरी बात कह रहा है व्हेन 6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, जब 6 को ऐड कर लो न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 को मल्टीप्लाई बाय कर दो डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा 2/3। उसके बाद तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। 4x माइनस, अच्छा कलर चेंज हो गया इसलिए इधर क्या उधर हो गया, पहले इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 6 3 का 18, 3 दूनी का 6y, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6y इक्वल्स टू -18। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगी 4x, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगी 4x माइनस 8 इक्वल्स टू y प्लस 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x माइनस y इक्वल्स टू 8 प्लस 3 इज 11। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, नहीं कर सकते तो बताओ, मैं करके बताऊं। ओके, आप इस प्रॉब्लम को इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो इसको। जैसे आप इसको 3 से डिवाइड करोगे ये बन जाएगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 3 18, सो -6। और इस इक्वेशन को आप चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई करके इसके जैसा, या इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी 8x माइनस 2y इक्वल्स टू 22, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को आप सबट्रैक्ट कर दो, सिंबल चेंज कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 7x, और इधर पे ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 28, और x इक्वल्स टू -28 डिवाइडेड बाय -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा,
7 चौक 28, तो x बराबर आ गया 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो y वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू आप निकालोगे तो 5 आएगी, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 4/5। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है एज प्रॉब्लम। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप में पूछा गया है उसमें पूछा गया फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो व्हाट इज द एज ऑफ फादर एंड व्हाट इज द एज ऑफ सन। क्वेश्चन क्या है, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले फादर की जो एज थी वो 12 गुना थी सन की एज के, और 10 साल बाद उसके फादर की जो एज है वो डबल है सन की एज के, तो उनकी अभी की एज बताओ। तो हमें इसमें लेट करना पड़ेगा अभी की एज के बारे में। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल्स टू एक्स एंड सन इक्वल्स टू वाई ईयर्स। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिनेरियो 1, इसमें जो केस 1 है उसमें क्या है, केस 1 में 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले की बात क्या है, 10 साल पहले फादर की जो एज होगी वो हो जाएगी x माइनस 10। ठीक है ना, क्योंकि 10 अभी जितनी एज है, मान लो अभी 40 साल है तो 10 साल पहले कितनी की रही होगी भाई, 30 साल की रही होगी, तो इसलिए 10 माइनस 10, ये बराबर हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। सन्स एज कितनी रही होगी, बस अभी अगर 12 साल का है तो 10 साल पहले कितनी रही होगी भाई, 2 साल की, तो कैसे निकलेगा y माइनस 10। इसको सॉल्व कर लो तो क्या जाएगा, x माइनस 10 इक्वल्स टू 12y माइनस 120। अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख दो, x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 110, क्योंकि 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही आप चाहो तो दूसरा सिनेरियो लो, केस टू क्या कहता है भाई कि 10 ईयर हेंस मतलब 10 साल बाद, तो 10 ईयर हेंस मतलब आफ्टर 10 साल भाई फादर की एज कितनी हो जाएगी भाई, अभी 50 है तो 10 साल बाद 60 की हो जाएगी, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द सन्स एज मतलब y प्लस 10। भैया सन की एज हमेशा छोटी ही रहने वाली है पापा की एज से, तो इसीलिए मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 से, तो आप इसको खोलो ब्रैकेट को, कितना जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y माइनस प्लस 20, सबको एक साइड कर दो, क्या जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशंस में आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन कर से सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो कितनी आएगी 10 प्लस 2y, और इसमें इसकी x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्या होगा, ये बन जाएगा 10 प्लस 2y इक्वल्स टू या माइनस 12y इक्वल टू माइनस 110। करो भाई, माइनस का 10y इक्वल्स टू माइनस का 120, तो y बराबर माइनस का 120 डिवाइडेड बाय माइनस 10, सो कैंसिल कर दो, तो y बराबर कितना आ गया भाई 12। y की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 12 विच इज x इज गोइंग टू बी 10 प्लस 24। 10 प्लस 24 कितना होता है 34, तो x की वैल्यू हो जाएगी 34, तो फादर की एज हो जाएगी 34 ईयर्स और सन्स की एज हो जाएगी 12 ईयर्स। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होती है। तो कह रहा है बोट गोज 12 स्ट्रीम, अगर 12 स्ट्रीम पानी के विपरीत दिशा में जाती है और 40 किलोमीटर पानी के सही डायरेक्शन में जाती है तो 8 घंटे लगेंगे, और इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम डायरेक्शन सेम टाइम, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। ये बोट है भैया, बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड। जो भी चीज पता लगानी होती है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो इसमें क्या लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट in still water equals to x and speed of the boat and the speed of stream मतलब नदी की जो बहाव होगा उसकी स्पीड कितनी होगी, तो उसकी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर अप की डायरेक्शन में जा रही है, अप स्ट्रीम जा रही है, तो क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, और डाउन की डायरेक्शन में जा रही है, डाउन जा रही है स्ट्रीम, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, और यहां पे लगता है, इसमें लगता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो स्पीड हमेशा डिनोमिनेटर में रहती है, डिस्टेंस हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, और टाइम इक्वल टू में। तो कह रहा है अप स्ट्रीम गया 12 किलोमीटर, तो पहली इक्वेशन बनाते हैं, केस 1 पहली इक्वेशन बनाते हैं। क्या कह रहा है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया मतलब 12 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, प्लस 40 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, तो उसको लगे 8 घंटे। दूसरी बार में ऐसा हुआ कि वो 16 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम x माइनस वाई, और 32 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, तो उसको 8 घंटे ही लगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और पता लगाना है x और y की वैल्यू। तो हमेशा आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे, लेट कर लो 1 ओवर x माइनस वाई जो है वो p है, एंड 1 ओवर x प्लस वाई जो है वो है q, और सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे ही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या जाएगा 12p प्लस 40q इक्वल्स टू 8, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 16p प्लस 32q इक्वल्स टू 8।
दोनों ही 8 हैं। आप चाहो तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना। आप सिंप्लीफाई जरूर कर लेना। जैसे इसको पहली वाली इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे 4 से काट के तो जाएगा 4 तियां का 12 प्लस 10 क्यू इक्वल्स टू 2, और इसको भी आप 4 से करोगे या 8 से कर लो, 8 8 दूनी का 16 प्लस 8 चौक 32, 8 एकम को 8, और इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे तो x की जो वैल्यू आएगी लास्ट में, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, x की वैल्यू आएगी 6 किलोमीटर्स पर आवर और y की वैल्यू आ जाएगी 2 किलोमीटर्स पर आवर। ऐसे करके आप इसको सॉल्व करोगे। कमेंट में बताना अगर कोई दिक्कत हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये जो कार वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें x की स्पीड मतलब a की और ये होगी y की, तो x हमेशा ज्यादा होगा y से, ध्यान रखना, x हमेशा ज्यादा होगा y से। अब ये एक दूसरे की डायरेक्शन में जाएंगी तो इसमें ऐड हो जाती है स्पीड, जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है स्पीड। तो याद रखना, जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम कितना दे रखा है 8 आवर, और जब स्पीड ऐड हो रही है तो टाइम दे रखा है 1 आवर 20 मिनट्स, मतलब स्पीड तो इतनी है 1 आवर 20 मिनट, 20 मिनट को 20 से डिवाइड कर दिया 60 को तो ये आवर में कन्वर्ट हो गया। काटो इसको, कितना हो गया 21 जा 20, 23 जा 30, तो ये जब ऐड होएगा तो यह जाएगा 80 ओवर में 4/3, 4 से काटा तो ये हो गया 20, 3 की मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 60। तो मतलब आपको निकल के आया कि ये भी काट दो भाई, 10 आ जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू तो 10 है और x प्लस वाई की वैल्यू है 60, दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 2x इक्वल्स टू 70, x इक्वल्स टू 35 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, in a rectangle if the length is increased by 3 meter and breadth is decreased by 4 meter then the area is reduced by 67 square meter. If the length is reduced by 1 meter and the breadth is increased by 4 meter the area is increased by 89 square meter. Find the dimension. तो डायमेंशन पता लगानी है ना। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ एंड विड्थ। तो सपोज आपने लेंथ मान ली x और विड्थ मान ली y, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस 1 के हिसाब से हम देखते हैं, केस 1 के हिसाब से देते हैं कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, x को इंक्रीज कर दिया 3, ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर, ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया 4 मीटर। तो अब एरिया जो बनेगा जो हमारा यूजुअली क्या बनना चाहिए x इंटू वाई, बट वो बन गया है 67 लेस, यहाँ पे ये इतना कम हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जब ये आप ब्रैकेट खोलोगे तो कितना आएगा एक्स वाई प्लस 3y माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू xy माइनस 67। xy से xy कैंसिल, तो क्या बच गया? इसको अच्छे से लिख देते हैं, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 67 प्लस 12। अच्छे से और लिखो, माइनस 4x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 55। ये आया, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा केस क्या है भाई? केस 2। केस 2 क्या है? केस 2 कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, लेंथ को रिड्यूस करा 1 से, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर, और ब्रेड्थ को इंक्रीज करा 4 मीटर से, देन द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 89, तो एरिया जो बढ़ गया वो 89 बढ़ गया। तो इसमें भी अगेन वही करना है, ब्रैकेट खोलो, मल्टीप्लाई करते चलो, ये आ गया इतना, एक्स वाई से एक्स वाई को निपटा दो, क्या बच गया? 4x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये इसमें जुड़ जाएगा भाई 93। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप दोनों सॉल्व करो और आंसर मेरे को कमेंट में कंफर्म करो। क्या आंसर होना चाहिए इसका भाई? अगर किसी का आंसर x इक्वल्स टू 28 और 19 आ रहा है, 28,19 आ रहा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 men and 7 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। अब वर्क प्रॉब्लम आ गई, वर्क प्रॉब्लम, ठीक है। वर्क प्रॉब्लम में क्या हो रहा है? वर्क प्रॉब्लम में हमेशा बाय में आंसर लेते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में लेते हैं। कह रहा है 2 men and 7 boys, तो वो काम करते हैं 4 दिन में, और सेम वर्क इज डन बाय इन 3 days बाय 4 men and 4 boys। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 1 man and 1 boy कैन डू? तो लिखेंगे लेट 1 man वर्क इक्वल्स टू 1 over x, 1 boy वर्क इज 1 over y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई कि 1 अब 2 मेंस डिवाइडेड बाय x प्लस 7 डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 1/4। आपको 4 दिन लगेंगे। काम कितने दिन का है? 4 दिन का काम है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन बनेगी 4 आदमी और 4 लड़के, भाई लड़के ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, 1/3। ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। और ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो शायद आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो आप मेरी और लाइव्स में कनेक्ट होंगे और देखें। आपका आंसर 60 डेज और x की वैल्यू और y की वैल्यू जब आप निकालोगे, y की आएगी 60 डेज और दूसरा x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 15 डेज। मतलब आदमी 15 दिन में काम कर सकते हैं, लड़के 16-60 दिन में। चलो नेक्स्ट, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ मनी। मीना बैंक गई विड्रॉ करने के लिए मनी, उसने 2000 रुपीज निकाले बैंक से, ठीक है। उसने कितने रुपए निकाले बैंक से? 2000।
तो उसको शी आज द कैशियर टू गिव 50 and 1000, उसको कौन से नोट देने थे? 50 के और 100 के। 25 नोट मिले, तो बताओ कि 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, रुपीज 50 नोट्स इक्वल टू एक्स एंड रुपीज 100 नोट्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो यह कि उसको 25 नोट मिले, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है? 25। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसको 2000 रुपए मिले, तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। ये दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इजी तरीका कुछ है? किसी को पता है इजी तरीका? भाई देखो, इसको 50 से डिवाइड कर दो सबको, तो ये 50 एकम को 50, 50 दूनी का 100 और 50 अट्ठे 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 नॉट 80। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो। वैसे इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो 50 से डिवाइड करके, इसको भी 50 से डिवाइड करो, इसको भी 50 से डिवाइड करो और इसको भी 50 से डिवाइड करो, तो ये इक्वेशन बदल जाएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 में। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ले लो, तो काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब इनको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ये कैंसिल हो जा रहा है, ये y बच जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होकर 15 आ जाएगा, तो 15 नोट 100 के और बाकी बचे 10 नोट 50 के। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन शॉट वीडियो। मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला और कवर कर देता हूं। इसमें क्या बोल रहा है कि एंगल ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू आपको दी गई है, और ये बताओ कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी और सारे एंगल्स की वैल्यू क्या होगी। तो आपको इसमें यह पता होना चाहिए कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसकी अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल्स सम इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। मतलब कि आप एंगल ए और एंगल सी को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा, और एंगल बी और एंगल डी को जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा। ये फंडा आप लगाओ तो आएगा 2x प्लस 4 प्लस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको अच्छे से लिखो, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 14, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 6 और ये हो गया 7 में से 1 गया 6 1। फिर चाहे तो आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो आप 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 83, राइट। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन के लिए आप इसको सॉल्व करो, b की जगह पे रखो y प्लस 3 प्लस d की जगह पे 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसको सॉल्व करो तो आएगा 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 2, तो यह जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 182। दोनों को सॉल्व कर दो, इसके नीचे रखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 83, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 99, x इक्वल्स टू 33, y की वैल्यू 83 माइनस 33, y इक्वल्स टू 50। सॉल्व कर दिया। ऐसे करके आप पता लगा सकते हो सारी वैल्यूज, और फिर इन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ए बी सी में, तो आपको पता चल जाएगी। जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, x की वैल्यूज आप यहां पे डाल के, y की वैल्यूज यहां डाल के आप ए बी सी एंगल्स का पता लगा सकते हो। जैसे आप ए बी सी एंगल्स का पता लगा लोगे, दैट आर योर 4 एंगल्स। तो होप आप लोगों को ये सब स्ट्रीम समझ में आई होगी और ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने थोड़ा मेहनत करके ये क्वेश्चन बनाए थे और ढूंढे थे आपके लिए, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। तो होप मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाया हूँ। अगर अच्छा कर पाया हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाय बाय, सी यू इन माय स्ट्रीम्स डेली एट 9 PM। बाय बाय।